हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल डियर स्टूडेंट्स पर। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी के अलग अलग फीचर्स का और डिटेल से एक एक फीचर्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो पहला इसका मेन फीचर है वो है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। एक एग्जांपल है पाकिस्तान का, वहाँ से चर्चा की शुरुआत हो रही है कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री को इन अक्टूबर 1999। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। 1999 में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि आर्मी के चीफ थे, उन्होंने एक मिलिट्री कू करके यानी सैन्य षड्यंत्र करके जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। बाद में उन्होंने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और एक रेफरेंडम करवा के 5 साल तक के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया जनता से। Pakistani media, human rights organizations and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud। जो पाकिस्तान की मीडिया थी और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने जो ये रेफरेंडम आयोजित किया गया था उसमें दुराचार होने की बात कही थी, जिसमें फ्रॉड हुआ था ये बात कही, लेकिन इन बातों को नहीं स्वीकार किया गया। और August 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan। 2002 के अगस्त महीने में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी करके पाकिस्तान के संविधान में संशोधन कर दिया। और संशोधन के तहत क्या किया कि द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, मतलब राष्ट्रपति के पास ये अधिकार आ गया इस अमेंडमेंट के द्वारा कि जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति है वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। जो कार्य सिविलियन कैबिनेट के द्वारा किए जाएंगे, जो जनता के द्वारा चुनी गई जो भी सिविलियन कैबिनेट बनी थी उसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का जो सुपरविजन था वो एक अलग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया और वो उसको डोमिनेट करता, यानी फाइनल या अल्टीमेट जो डिसीजंस होता वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ही लिया जाता। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, elected representatives have some powers but the final powers rest with military officers and जनरल मुशर्रफ himself। तो मतलब ये कि पब्लिक के द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं बचा और ये पावर मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास चला गया। तो यहाँ से लिखता है कि क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ should not be called a democracy, but let us focus on one these। Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? Not quite। People may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives are not really the rulers। तो जो इस एग्जाम्पल में हमें समझ में आ रहा है कि इवन पब्लिक द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे पाकिस्तान में, लेकिन जो एक्चुअली फैसले लिए जा रहे थे वो फैसले मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा और जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा लिए जा रहे थे। यानी चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन चुनाव के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास फाइनल डिसीजंस लेने के ताकत नहीं बचे। तो दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का पहला फीचर क्या हुआ कि जो भी फैसले लिए जाएं वो फैसला पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं के द्वारा लिए जाएं, न कि किसी और के द्वारा। चलिए यहाँ तो ये बुक में दिया गया पाकिस्तान का एग्जाम्पल था, इसके तहत समझे।
अब हम जब भारत में चेक करें कि क्या यहाँ भारत में जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं क्या वही सारे फैसले लेते हैं, तो हाँ ये बात तो हमें दिखाई देता है कि हम लोकल गवर्नमेंट में स्थानीय स्तर पर में जो सरपंच या मुखिया या प्रधान का चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि हमने जिस प्रधान को जिस सरपंच को चुना है वही हमारे पंचायत से संबंधित मामलों का फैसला लेता है। इसी तरह से MLA जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं या MP जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं ये हमारे द्वारा चुने गए होते हैं और पार्लियामेंट में या असेंबलीज में हमारे लिए फैसले लेते हैं। तो भारत इस पहले जो हमने अभी पढ़ा कि मेजर डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इस मामले में भारत पूरी तरह से खड़ा उतरता है कि भारत में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही लिए जाते हैं और किसी भी तरह का कोई दूसरे बाहरी सोर्स का या मिलिट्री का या किसी और सोर्स का कोई दबाव या हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया गया, वो चीन का एग्जाम्पल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन जो चुनावी प्रतियोगिता है जिसमें अनेक दल होने चाहिए और फ्री और फेयर तरीके से सभी को अपने चॉइस से अपने मनमर्जी से वोट देने का अपने प्रतिनिधि को चुनने का राइट्स है या नहीं, इस चीज़ को चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं कि चाइना की क्या दशा है और चाइना का एग्जाम्पल हमें क्या दिखाता है। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर electing the country's parliament called Kwangguo Renmin Daibiao Dahui नेशनल पीपल्स कांग्रेस। लिखा है कि चाइना में प्रत्येक 5 साल पर में पार्लियामेंट के लिए चुनाव होता है। पार्लियामेंट का चाइनीज नाम दिया गया है क्वांगुओ रेनमिन डियाबियो दाहुई, जिसको कॉमनली हम लोग नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसमें प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव तो होता है, लेकिन आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए कि कम पूरे चाइना से 3000 मेंबर उस नेशनल पीपल्स कांग्रेस में चुन के आते हैं। कुछ जो मेंबर हैं वो आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन ये जो एक कंडीशन लगाया है कि बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कोई भी कैंडिडेट अपने कैंडिडेचर के अप्रूवल जो है वो उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ही लेना होता है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002-3। तो चाइना में क्या है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है और उसके जो अलाइज और स्मॉलर कुछ पार्टी हैं, जो जैसे कि एग्जांपल में दिया है कि 2002-3 में वहाँ 8 और छोटे पार्टीज थे जो कि उसी के अलाइड यानी कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन में शामिल पार्टी है, अलग कोई विपक्षी विरोधी पार्टी नहीं है। तो उन्हीं के जो उम्मीदवार हैं वही सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है क्योंकि यहाँ एक ही दल है और अगर दल हैं भी तो वो उसके सहयोगी दल है, यानी यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें एक ही दल के को अपना वोट देना पड़ेगा। एक ये हो गया चीन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि पब्लिक के पास चॉइस नहीं है और सिर्फ एक ही दल को वोट देना पड़ता है। तो इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन चॉइस नहीं है पब्लिक के पास। एक और एग्जाम्पल है मैक्सिको का। Since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ, उसके वहाँ पर में 6 साल के इंटरवल पर में चुनाव होता है। तो वहाँ पे हर 6 साल बाद चुनाव तो होता रहा है, लेकिन आगे कह रहा है कि द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। ये भी मज़े की बात है कि वहाँ पे कभी भी मिलिट्री रूल या डिक्टेटर रूल तो नहीं हुआ। बट until 2000 every election was won by a party called PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। कह रहा है कि 1930 के बाद से 2000 तक कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इसी ने चुनाव जीता है और कोई दूसरे अन्य पार्टी ने चुनाव नहीं जीता। इवन वहाँ पे दूसरी पार्टी विरोधी और भी बहुत सारे दल हैं, लेकिन चुनाव हर बार एक ही पार्टी जीतती रही है, PRI। कहाँ पे? मैक्सिको में।
Opposition parties did not contest elections but never managed to win. Opposition party did contest elections but never managed to win. मतलब विपक्षी दल जो हैं वो चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन कभी भी वो जीत नहीं सके. The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. तो यहाँ मीडिया में और ये खबर बार बार आती रही है कि जो PRI दल है, पार्टी जो है, उसने कई तरह के डर्टी ट्रिक्स का यूज़ किया है इलेक्शन को जीतने के लिए और हर बार इसी वजह से ये जीतते रहे हैं. All those who were employed in government offices had to attend its party meeting. जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो PRI जो पार्टी है इसकी जो मीटिंग होती है उसमें इनको बुलाया जाता है. टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI. जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो भी पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ PRI को ही वोट करें. मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम. जो मैक्सिको की मीडिया है वो भी अपोजिशन को ही क्रिटिसाइज करती है. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. कई बार बिल्कुल लास्ट में जा कर के जो पोलिंग बूथ है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जिससे बहुत सारे लोग वोट ही नहीं दे पाते. तो द PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. और सरकार ये पार्टी जो है अपने दल के चुनावी खर्चे पर में काफ़ी पैसे खर्च करती है. तो ये दो एग्जाम्पल, एक चीन का और एक मैक्सिको का दिया गया. चीन में सिंगल पार्टी सिस्टम दिखा हमें, सिर्फ एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है. यहाँ पे मैक्सिको में हमें और भी पार्टी दिख रही है लेकिन चुनाव में धांधली की वजह से सिर्फ एक ही पार्टी जो PRI है उसी की जीत हमेशा होती रही है. तो क्या शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? तो क्या इस तरह के चुनाव को हम ये कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुनी गई शासक यहाँ पे बन रहे हैं? तो रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, हम ऐसा नहीं कर सकते. देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर. इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस. चीन में हमने देखा कि पब्लिक के पास कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही दल है, उसी को वोट करना है. दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट. कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? In the Mexican example, people seemed to really have a choice, but in practice they had no choice. दूसरी तरफ मैक्सिको में हमें दिखाई दे रहा है कि वहाँ दिखता तो है कि पब्लिक के पास चॉइस है लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस जो फ्री और फेयर नहीं होने की वजह से पब्लिक अपने चॉइस का प्रॉपर यूज नहीं कर पाती है. देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी could be defeated even if people were against it. These are not fair elections. We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन हो जाने को ही हम sufficient नहीं मानेंगे. The elections must offer a real choice between political alternatives. तो जो हमारे पास जो different political parties हैं उनमें से हम जिससे मर्जी हो हमारी हम उसे चुन सकें, ये चॉइस हमारे पास होना चाहिए. And it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so. अगर पब्लिक चाहती है कि हम इस पार्टी को हटा के किसी अन्य पार्टी को सत्ता में लाएं तो पब्लिक के पास ये राइट प्रॉपर वे में होना चाहिए. सो अब ये हाईलाइट करके दिया है बोल्ड करके कि सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. यानी चुनाव इस तरह से होना चाहिए फ्री और फेयर तरीके से कि जो पावर में अभी है उसको भी हार सकने की संभावना होनी चाहिए. तो आज हम लोग सिर्फ ये दो टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि वीडियो इससे ज़्यादा बड़े होने पर में लंबा हो जाएगा. तो आशा करता हूँ ये दोनों पॉइंट्स आपके समझ में आए होंगे. साथ में एक चीज़ यहाँ और ऐड कर लें हम लोग कि भारत में क्या ये फ्री और फेयर इलेक्शन होता है. तो इस मामले में भी हम बहुत हद तक संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारे दल होते हैं और हमारी मर्जी होती है. पब्लिक को पूरा चॉइस होता है कि जिस भी पार्टी को चाहे उसको वोट दे सकता है और वो चुन के जाते भी हैं. हाँ, यदा कदा आपको ये सुनने को मिलता होगा या खबरों से पता चलता होगा कि कई बार पार्टी जो है मनी या मसल्स पावर्स का यूज़ करते हैं, लोगों को कुछ लालच दे करके अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं. तो इन गिने चुने बातों को छोड़ दें तो भारत में इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हो पाता है. तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.